नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सुप्रीम कोर्ट की ऐसी जजमेंट जो कि काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। ये जजमेंट बताती है एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के बारे में जो कि रिलेट करता है मेंटेनेंस को लेकर। तो देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे सबसे जो कॉमन डिस्प्यूट है वो है मेंटेनेंस की समस्या। जब भी वाइफ अपने पति से सेपरेट जाके रहती है या वो डिवोर्स लेती है तो हस्बैंड को उसे एक मेंटेनेंस, जो इंट्री मेंटेनेंस हो सकती है या एक परमानेंट एलिमनी हो सकती है, वो पे करनी होती है। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग एक 8 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जिनको आपकी जो मेंटेनेंस है वो लेते और देते टाइम उनको कंसीडर किया जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम वही फैक्टर्स की बात करेंगे। देखिए, नॉर्मली एक आम आदमी के दिमाग में ये होता है कि अगर किसी पर्सन की जो वाइफ है वो भाई फॉर एग्जांपल कि वो एक अच्छी क्वालिफाइड है या वो पैसे अर्न कर रही है, वो किसी जॉब पे है, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड सोचता है कि भाई अब ये जब खुद से अर्न कर रही है, वो एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब पे है, तो अब तो मुझे उसको कुछ भी देना ही नहीं होगा। या फिर वाइफ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती और वो सोचती है कि मैं सब कुछ अपने हस्बैंड से ही ले लूँगी। तो ऐसी जो ये जजमेंट है ये इन सब लाइबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करती है कि हस्बैंड को किस टाइम पे वाइफ को मेंटेनेंस पे करना होगा और कब वो उस चीज़ को बच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो कि हमें ये डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हस्बैंड को किस अनुसार कितनी मेंटेनेंस जो है वाइफ को पे करनी है और क्या उसका तरीका होगा। तो अब इन फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर निकल के सामने आता है वो आता है सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टीज। जी हाँ, देखिए, एक जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो तलाक से पहले या उनके डिस्प्यूट से पहले किस प्रकार से वो रहते थे, क्या उनका फाइनेंशियल स्टेटस था, जो वाइफ है वो किस टाइप की जो लिविंग है वहाँ पे अपनी लाइफ जो कैसे स्पेंड कर रही थी, वो उनकी लग्जरियस लाइफ थी या नॉर्मल लाइफ थी या कैसी थी, क्या उनके एक्सपेंसेस थे, कैसे उनको मेंटेन किया जा रहा था। ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस देते टाइम जो कोर्ट्स हैं वो कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो आता है हमारा रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड द डिपेंडेंट चिल्ड्रन। अब देखिए क्या होता है कि जो एक वाइफ है उसके साथ जनरली हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो हमेशा माँ के साथ ही जाते हैं, क्योंकि माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो अलग होता है, उसको कभी भी हम डिवाइड करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो अब मदर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी मेंटेन करेगी। तो अब उस मदर की क्या क्या रीजनेबल नीड्स हैं या उस बच्चे की क्या क्या रीजनेबल नीड्स हैं, उन सबको भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा निकल के आता है वो हमारा निकल के आता है कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है, या फिर वो उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। अब देखिए, जो एक क्वालिफाइड जो फीमेल है या फिर क्वालिफाइड मेल है, क्या वो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो जॉब कर रहे हैं। अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, वो किस लेवल की जॉब कर रहे हैं, क्या उनकी अर्निंग है, कितना उनके एक्सपेंसेस है, वो सब भी यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इंडिपेंडेंट इनकम एंड असेट्स ओन्ड बाय द पार्टीज। अब देखिए, एक हस्बैंड है वो इंडिपेंडेंटली कितना अर्न कर रहे हैं, उनके पास क्या क्या असेट्स हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वहीं पर वाइफ कितना अर्न करती है, उनके क्या क्या उनके असेट्स हैं, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उनके पास अदर जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, क्या क्या उनके पास अवेलेबल है। इन सब बातों को भी कोर्ट को मेंटेनेंस देने से पहले कंसिडर करना होगा। अब इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फीमेल के फेवर में। यहाँ पे कहा गया है कि क्या वाइफ ने कभी भी अपनी जो उसकी जो फैमिली है, यानी कि जो उसका मैट्रिमोनियल होम है, उसमें अपने जो उसके एल्डरली जो पेरेंट्स हैं या हम बोलते हैं उनको फादर इन लॉ या मदर इन लॉ है, उनके देख रेख के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनको संभालने के लिए कभी भी क्या किसी जॉब का सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट को सेक्रीफाइस किया है, नौकरी को छोड़ दिया है, या फिर बच्चों को संभालने के लिए और घर को संभालने के लिए कोई ऐसा सेक्रीफाइस किया है। तो उन सब बातों को भी मेंटेनेंस देते टाइम कोर्ट को कंसीडर करना होगा। जी हाँ, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वुमेन। यानी कि कोई भी एक ऐसी महिला है जो कि नॉन वर्किंग है, जो भी करंटली किसी भी प्रकार की जॉब नहीं कर रही है, किसी भी तरीके से अर्न नहीं कर पा रही हैं, उनको जो रीजनेबल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, यानी कि उनको अपना मुकदमा करने के लिए कोर्ट में उन्होंने जो मुकदमा किया है उसका जो खर्चा है, उसके जो चार्जेस हैं, वो भी कोर्ट को पे करने का ऑर्डर करना होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट निकल के आता है वो है हमारा मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द मैट्रिमोनियल होम। यानी कि मान लीजिए अब जब आप दोनों एक साथ थे,
हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस टाइम पे फॉर एग्जांपल हस्बैंड की सैलरी काफ़ी हाई है और वो एक लग्जरियस लाइफ वहाँ पे अपनी स्पेंड कर रहे हैं, वाइफ को जो है उन्होंने सारी लग्जरी फीलिंग्स दिलाई है। तो अब जब वो वाइफ जो है डिस्प्यूट के बाद अपने घर पे चली गई है, तो अब यहाँ पे उस वाइफ का राइट है कि जैसे कि उसको हस्बैंड के साथ मेंटेन किया गया था वैसे ही उसको डिवोर्स के बाद या ड्यूरिंग द लिटिगेशन उसको मेंटेन किया जाए, और उसी के अकॉर्डिंग वाइफ को जो एलिमनी है, जो मेंटेनेंस है, वो हस्बैंड को पे करना पड़ेगा और इस चीज़ का कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज की फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, और उसके साथ साथ उनके ऊपर क्या क्या ओब्लिगेशंस है, उनकी खुद की मेंटेनेंस कितनी है, उनके साथ जो डिपेंडेंट्स है उनका खर्चा कितना है। यानी कि सबसे पहले तो चेक किया जाएगा कि जो हस्बैंड है वो कितना फाइनेंशियली कैपेबल है, कितना अर्न करते हैं। अब उसमें से जो हस्बैंड के लिविंग स्टैंडर्ड है उसकी मेंटेनेंस के चार्जेस कितने हैं, कितनी कॉस्ट उनको अपने ऊपर जो है वो स्पेंड करते हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसके साथ उसके मदर फादर है, कोई छोटा भाई बहन है, या परिवार का कोई और सदस्य है, या फिर उसके खुद के बच्चे हैं, अगर वो हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, फादर के साथ रह रहे हैं, तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी वहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हस्बैंड के ऊपर अदर लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि कोई लोन है या कोई और चीज़ है, तो उन सब बातों को भी कोर्ट जो है जजमेंट पास करने से पहले कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर ये जो 8 फैक्टर्स हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में यहाँ पे डिस्कस किए हैं और बताए गए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ इस केस के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो हस्बैंड है वो 8 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे थे, और जो वाइफ है वो भी लगभग 1,40,000 करीब जो पैसे हैं वो पर मंथ वो अर्न कर रही थी। काफ़ी अच्छी क्वालिफाइड वो थी। तो क्या होता है कि वो जब डिवोर्स के टाइम पे एक परमानेंट एलिमनी पे बात आती है, तो जो वाइफ है वो 5 करोड़ रुपए की जो एलिमनी है वो डिमांड करती हैं, लेकिन जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए ही एलिमनी के तौर पे दे सकता हूं। अब जो कोर्ट है वो अपने जजमेंट सुनाती है और उसके बाद जो है अपील्स होती हैं, और अपील जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती हैं, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो बोलते हैं कि जो 2 करोड़ रुपए जो मेंटेनेंस अलाउ किया गया है वो एक रीजनेबल अमाउंट है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो मोर देन 1 करोड़ जो है अराउंड 1 करोड़ रुपीज पर ईयर पर एनम वो अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाइफ का जो मेंटेनेंस था, उनका लिविंग स्टैंडर्ड था बिफोर द डिवोर्स, उनको वो मेंटेन करना होगा और वो उस चीज़ के लिए हकदार है। और यहाँ पर जो 2 करोड़ रुपए की जो एलिमनी है वो यहाँ पर वाइफ के फेवर में अवार्ड की गई थी। इस जजमेंट की डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इस जजमेंट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।